पहला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 50 मीटर। सभी लोगों को पता है कि वर्क कैसे निकालते हैं, बस वर्क का फॉर्मूला ये जो F इंटू ऐसा ये याद रखना है। और दूसरा ये मेन बात है कि आपको ये देखना होता है कई बारी कि हम अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं तो वर्क नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव वर्क के केस में आपको कई बार एंगल नहीं दिया जाएगा और हमें समझना पड़ता है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है क्या। तो वो फ्रिक्शन फोर्स की बात करें कभी भी तो नेगेटिव है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम जा रहे हैं तो नेगेटिव है, तो वहां पे माइनस हम डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये दो बातें ध्यान रखना, पॉजिटिव और जीरो तो फिर दिख ही जाता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव रहेगा ही और जीरो जब होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा इन द बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी W इज इक्वल टू F इंटू एस लगता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन है आपके नोट्स में आप देख सकते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 50 मीटर। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट उठा के रख दो 50 मीटर। 50 मीटर, क्या मीटर एक एसआई यूनिट है? यस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 2000 डाइंस, फोर्स जो लग रहा है वो 2000 डाइंस का है। क्या डाइंस एक सीजीएस यूनिट है या एमकेएस यूनिट है? डाइंस जो होता है बेटा वो सीजीएस यूनिट होता है और वर्क को हमें जूल्स में निकालना है, तो हम तो कोशिश करते हैं कि एसआई में कन्वर्ट करें। सिंपल सी बात है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस आपको मान लो सीजीएस के मिल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज हम न्यूमेरिकल्स को जब एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब डाइंस को अगर आपको सही करना है तो आपको न्यूटन में लेना पड़ेगा इसको। आपको रिजल्ट पता होगा कि एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, या पहले करो एक न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइंस होते हैं। तो बताइए 1 डाइन में कितने न्यूटन होंगे? तो 1 डाइन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 5। और जब अपॉन में जाएगा तो ऊपर ले जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये आ रही है बात समझ में आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स को मैं यहीं चेंज कर लूं थोड़ा सा पहले ही, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 10 टू द पावर 5। अपॉन लिख रहे हैं तो 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो -5 होगा। इसमें भी कंफ्यूज मत होना। अब ये न्यूटन में आ गया। 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 5 जीरो, तो 1 2 3 तो यही है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। कितने जीरो कट गए साहब? 3 कट जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 2 अपॉन 100। इसको कैंसिल 2 से मत करना, नहीं 150 कर दो, सीधा 100 का डिवाइड दे दो तो 0.02 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यार 100 का डिवाइड देते हैं तो जितना नंबर होता है उसके लेफ्ट साइड में जितने जीरो होते हैं उतने लेफ्ट साइड में पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे 2 अपॉन 100 है तो 2 जीरो हैं, तो पॉइंट कितने डेसिमल के बाद लगेगा? लेफ्ट में 2 तो अपनी जगह था ही, 2 जीरो नीचे हैं तो 1 जीरो ये आ गया और 1 पॉइंट आ गया, तो 2 डेसिमल होगा। जब आप पॉइंट हटाओगे तो 2 अपॉन 100 ही हो जाएगा। ऐसे करना है। ये फोर्स आ चुका है न्यूटन में, यहां तक फोर्स किस में आ गया बेटा? न्यूटन में। अब मुझे निकालना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा फोर्स कितना है, 0.02 न्यूटन में आ चुका है, तो 0.02 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में कितना है? 50। दिमाग लगा के करना, जल्दबाजी मत करना। अगर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट होके राइट में आ गया, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का एक जीरो है तो फिर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 जूल होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको और डिटेल में सॉल्व कर लो। 1 जूल कैसे आया? जैसे कि W है 0.02, तो 2 अपॉन 100 लिख दूं इसको, इनटू कितना है? 50, तो 50 से कैंसिल करो, 2 बार गया, 2 से ये कैंसिल कर दो, 1 बार गया तो 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है ऊपर। बोलो समझ में आ गई होगी बात? तो 1 जूल वर्क डन होगा, पहला न्यूमेरिकल डन। वर्क कितना आ गया बेटा? 1 जूल। समझ में आ गई आपको बात कैसे किया? ठीक है ना? तो ये आपको रिलेशन याद करना है कि अगर मैं न्यूटन में बदलता हूं डाइंस को तो 10 टू द पावर 5 का डिवाइड देना है, अगर मैं न्यूटन से डाइंस में बदलता हूं तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हम तो न्यूटन में ही कन्वर्ट करते हैं। तो पहला डन हो गया 1 जूल। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाऊं,
चलिए आगे बढ़ जाता हूं, कोई दिक्कत आएगी तो अभी सेव कर रखा है मैंने पेज, वापस बता दूंगा। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, जल्दी जल्दी करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अ पेयर ऑफ बुल एक्सर्ट्स अ फोर्स 140 न्यूटन, तो फोर्स आ गया 140 न्यूटन, तो बिना सोचे समझे पहले फोर्स लिख लिया 140 न्यूटन। न्यूमेरिकल्स को करने का ये तरीका है। इसके बाद उन्होंने बोला कि टू मूव अ कार्ट बाय 15 मीटर वर्क डन निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। तो भैया वर्क का फॉर्मूला क्या कहता है, ये दूसरा न्यूमेरिकल है नोट्स का। वर्क का फॉर्मूला कहता है एफ इंटू एस, बुल एक्सर्ट कर रहा है फोर्स को, ठीक है कि नहीं, बुल क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है फोर्स को, और जहां एक्सर्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है आगे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन जो है वो सेम है। पॉजिटिव वर्क की बात चल रही है सीधे सीधे, तो एफ एस लेते हैं पॉजिटिव वर्क। एनी प्रॉब्लम, बुल जो एक्सर्ट करेगा फोर्स, गाड़ी भी उसी तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि W निकल के आ जाएगा फोर्स यानी कि 140 जो कि न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर दिया हुआ है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 इंटू 4 कर दो 60, फिर 15 और 6 कितने होते हैं 21 21, तो एक जीरो आगे लग जाएगा। एक जीरो आगे लग जाएगा। चलिए, कोई नेचुरल प्रॉब्लम है बेटा, गले में थोड़ी सी हो गई है। अब इसमें ये वर्क डन कितना आ गया बेटा 2100 जूल्स, 2100 जूल्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ बॉय पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग फोर्स 40 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस बॉय इफ द बुक इज डिस्प्लेस्ड बाय 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखेंगे तो फोर्स दिया हुआ है कितना 40 न्यूटन, तो एफ हो गया हमारा 40 न्यूटन, एफ कितना आ गया 40 न्यूटन आ गया। अब इसके बाद में वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बुक को जो वो खींच रहा है तो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये एसआई यूनिट नहीं है, तो 100 का डिवाइड दे देते हैं, मीटर में आ जाएगा। पॉइंट में अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप एक काम करो 25/100, इसको आप चलो कैंसिल कर लो, तो 1/4 हो जाएगा मीटर। एनी प्रॉब्लम, 1/4 मीटर आ गया। ये इधर भी मीटर लिख देना यार, जब आपने 100 का डिवाइड दिया वहीं मीटर लिख देना। अब निकाल लेते हैं वर्क, तो वर्क एफ इंटू एस, फोर्स कितना है 40, और डिस्प्लेसमेंट आया है 1/4, कैंसिल कर दीजिए इसको 10 टाइम्स, तो 10 जूल्स वर्क आ गया, 10 जूल्स वर्क आ गया। मुझे बता दें तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको, जल्दी से लिख दें एक बार अंडरस्टूड। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अंडरस्टूड लिखें फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जल्दी से बता दें, तीनों समझ में आ गए,
कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था इसमें, तीनों क्वेश्चंस में। अगर किसी को डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना बेटा। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 1 kg, पहले तो बॉल का मास लिख लो। अब आप कहोगे सर ये मास कहां से आ गया, तो अभी बता रहा हूं, नया क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर। देखिए जब भी हम बात करेंगे ना किसी हाइट पर अगर जाने की, तो जब भी हम हाइट पर जाते हैं, जब भी हम किसी हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। बोलो, अगर हम किसी हाइट पे जा रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर काम कर रहा है। जब भी हम किसी हाइट पर जाते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं, और किसी हाइट से नीचे आते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी टूवर्ड्स ग्रेविटी आते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो आप जरा समझो, जैसे बॉल को मैंने ऊपर फेंका, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी गई है ऊपर, तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने निकालना सीखा है, m इंटू जी होता है, जिसमें g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है। क्वेश्चन में कई बार 10 रखने को बोलते हैं तो अपन 10 भी रख देते हैं, नहीं तो 9.8 रखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हाइट की। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी हाइट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला है एफ एस, उसमें जो एस है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एस है डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा हाइट में बदल जाता है, और फॉर्मूला सीधे सीधे mgh बन जाता है। अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे हम हाइट पे, तो देखो कितना दिया हुआ है हाइट, 4 मीटर। तो 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट में कन्वर्ट हो गया। अब जो एफ इंटू एस का फॉर्मूला है वो कैसा काम करेगा, देखो। देयरफॉर वर्क डन जो होगा वो एफ इंटू एस होता है, लेकिन अब जो एफ इंटू एस बदल के क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स यानी कि एम इंटू जी। देखो फोर्स के बेटा कई फॉर्मूले हैं, मेरी बात को समझो। फोर्स का एक बहुत कॉमन फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में, मास इंटू एक्सीलरेशन किया था। लेकिन यही एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी की बात आती है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदल जाता है, तो जी ले लेते हैं। तो फोर्स की जगह मैंने एम इंटू जी रख दिया, एम जी। और जो हाइट एस है वो एच में बदल गई, तो एम जी एच हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन एक और बात, क्या हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए माइनस एफ इंटू एस कर देंगे इसको। बिकॉज बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, तो इसलिए अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो सीधे सीधे माइनस ले लिया हमने, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं मैंने माइनस का साइन क्यों लिया है, ये बहुत काम की चीज है, इसको समझना ध्यान से। ये माइनस इसलिए लिया है। अब वर्क कितना आ जाएगा, तो मास कितना है 1 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एच कितना है बेटा, हाइट 4 मीटर, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में आपको आंसर मिलेगा 4 8 32, 39.2 आना चाहिए। 39.2 बिल्कुल सही है, जूल्स, 39.2 जूल्स। तो माइनस 39.2 जूल्स ये हो जाएगा वर्क। टू जूल्स हो जाएगा। बताइए समझ में आ गई बात। अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, मतलब अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी हमें बॉडी का मास दिया जाए, बॉडी ऊपर नीचे जा रही है आ रही है, मान लो मास की बात चल रही है, एक्सीलरेशन की बात चल रही है तो फोर्स का ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि फोर्स m इंटू जी हो जाता है जब बॉडी किसी हाइट पर जाती है या किसी हाइट से नीचे आती है। तो इसलिए मास, तो फोर्स के फॉर्मूले को खोल देते हैं, तो m इंटू जी, माइनस लेंगे जब अगेंस्ट जाएंगे,
प्लस का लेंगे जब नीचे आएंगे, बस ऐसे समझना, ऊपर जा रहे हो तो माइनस, नीचे आ रहे हो तो प्लस, इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबर हु कैरीज n bricks each of mass m kg each to roof of a house h meter high by climbing ladder। एक लेडर से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन सबसे पहले तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, तो बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा mgh। सुनो, आप एक काम करो ना यार, एक नोट लिखो पहले, जल्दी से नोट लिखें, जल्दी नोट लिखें, नोट डाल के पहले लिखें, फिर इस क्वेश्चन को करूंगा, इसमें हेल्प हो जाएगी आपकी। नोट लिखो पहले एक जल्दी से, नोट में ये लिखो, when a body when a body moves to h height या to height h, when a body moves to height h against gravity, then work done is equal to minus mgh हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh हो जाता है। और आगे जाके जब आप एनर्जी पढ़ोगे ना, उसमें मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा कि हम h हाइट पर बैठे हुए हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या एनर्जी होगी, वो भी हम यही निकालेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं वर्क जो है एनर्जी का फॉर्म है। ये चीज आगे भी काम आने वाली है। तो W अगर हम निकालते हैं, वर्क अगर हम निकालते हैं, तो फिर हमें यह देखना पड़ता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग हियर अगेंस्ट in the direction of displacement because the person moving to the h height, ठीक है ना। तो इसलिए अब इसी में आगे लिखना, if a body moves, या if a body, ऐसे लिखो, if a body comes down, if a body comes down to earth, if a body comes down to earth, if a body comes down to earth from h height, if a body comes down to earth from h height, then work done is equal to mgh। कम्स डाउन का मतलब सीधे हो गए कि हम ड्यू टू अर्थ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव लेकर आप mgh लगा दोगे। फॉर्मूला वही है F इंटू एस, लेकिन चूंकि हम ग्रेविटी की बात यहां पे इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मास और ये एक्सेलरेशन जो है इन्वॉल्व करना पड़ता है यहां पे। अब मान लो अगर उन्होंने ये बोला, सुनो ये नोट कर लिया, अब एक काम की बात बता रहा हूं। तो ये पहला नोट जो आपने लिखा, ये दूसरा नोट जो आपने लिखा, अब तीसरा जो नोट है वो सुनो। उन्होंने बोला कि एक बॉडी जो है टुवर्ड्स अर्थ आ रही है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन का, मान लो दे दिया है। तो फिर हमें mgh की जरूरत नहीं होगी ना, फिर हम F इंटू एस, और F हो जाएगा सीधे सीधे 5, और H जो भी दिया जाएगा, हाइट मान लीजिए 10 मीटर की है तो 10 हो गया। अब हम अर्थ पर आ रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ले लेना, और अगर ऐसी 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर जाने पर लग रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है तो माइनस ले लेंगे। यानी कि अगर मास की बात ना करें तो 9.8 नहीं निकालेंगे, फिर सीधा फोर्स रख देंगे। लेकिन ऐसा होता कम है, आपको मास और एक्सेलरेशन से ही फोर्स निकालना पड़ता है। तो ये आप तीनों नोट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो समझो जरा, उसमें ये बोल रहे हैं कि एक ब्रिक जो है उसका मास है mkg। तो मास ऑफ एक ब्रिक का हो गया mkg। टोटल कितनी ब्रिक्स हैं, n। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल मास निकाल लो n ब्रिक्स का। तो टोटल
टोटल मास ऑफ n ब्रिक्स, n ब्रिक्स का टोटल मास कितना होगा। अब मुझे बताओ एक ब्रिक जो है उसका मास m है, तो n ब्रिक्स का मास कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक ब्रिक का मास m है तो n ब्रिक्स का मास हो जाएगा mn। जैसे एक ब्रिक का मास 5 है तो दो ब्रिक्स का मास कैसे निकालोगे, 5 इंटू 2 10। अब एक ब्रिक का मास मान लीजिए 5 है तो n ब्रिक्स का मास कितना हो जाएगा, 5n। उसी तरह से मास अगर m है तो 5n ब्रिक्स का मास हो जाएगा mn kg। kg में दिया हुआ है ना तो kg जरूर लिख देना। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि h हाइट पे जा रहे हैं कि आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो h में कन्वर्ट हो गया। तो क्लियरली यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्क डन हुआ है, क्लियरली जो वर्क डन निकालना है आपको वो क्या होता है बेटा, माइनस एफएस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि h हाइट पर जा रहे हैं तो टोटल जो फाइनल वर्क हमारा आएगा वो माइनस तो लेना ही है। अब इसको क्या कर दोगे, mg h में कन्वर्ट कर दोगे, mg h हो जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ रही है बात, क्योंकि हाइट में कन्वर्ट हो गया वो, तो mg h हो जाता है। h हाइट पे जा रहे हैं ना तो mg h हो जाएगा। अब इसमें g की वैल्यू 9.8 आप रख सकते हैं, और क्योंकि बाकी भी अननोन वैल्यूज हैं तो mngh भी फोर्स आप वर्क डन छोड़ सकते हैं। मतलब कि w इज इक्वल टू माइनस, और जो टोटल ब्रिक्स n ब्रिक्स का मास है वो mn है, ये mgh होता है। टोटल जो ब्रिक्स का मास है वो कितना है, mn है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन हो जाएगा mn gh। यहां पे लिख देना टोटल मास जो है ब्रिक्स का वो mn है। टोटल मास जो ब्रिक्स का है वो mn है। तो फोर्स m इंटू जी होता है। यहां पर मैंने mn लिख दिया। एक काम कर लो आप, नहीं तो ऐसा कर लो कि m मास दिया हुआ है तो इसको आप कैपिटल M ले लो थोड़ी देर के लिए, टोटल मास को। नहीं तो क्या है वो m इधर भी कंफ्यूजन ना करे, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं कैपिटल M ले रहा हूं, जिससे कि सिंबल अलग हो जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा फिर, जो टोटल मास है वो m कैपिटल M हो जाएगा। तो टोटल मास जो m है, टोटल मास जो m है वो mn हो जाएगा। ऐसे कर लो, क्योंकि स्मॉल m उसमें दिया हुआ है तो मैंने कैपिटल M लिख दिया बेटा, थोड़ा सा अंतर करने के लिए। अब ये माइनस mngh हो जाएगा। अब इसको आगे 9.8 रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो आप, चलेगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज नहीं दी गई हैं तो रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में अगर आ गया हो तो मुझे बता दें, यस सर अंडरस्टूड प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं देख लेता हूं एक बार कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। बता दें प्लीज मेरे को अगर समझ में आ गई है बात। एक बच्चा कह रहा है प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ठीक है भैया, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। दोबारा समझ लो, कोई इशू नहीं है। देखिए दोबारा ये समझना है कि हम कहां जा रहे थे बेटा, समझो दोबारा देखो इसको। सिंपल सी बात यह है कि एक ब्रिक का मास m है तो टोटल n ब्रिक्स का मास कितना हो जाएगा। तो टोटल जो मास आया है किसका निकालना है, टोटल मास ऑफ n ब्रिक्स। तो n ब्रिक्स का जो टोटल मास है वो थोड़ी देर के लिए मैंने कैपिटल M मान लिया, ये हो जाएगा mn। अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे क्योंकि वो ब्रिक्स को लेके ऊपर जा रहा है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। सो बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो देयरफॉर जो वर्क डन है वो तो क्लियरली यहां से माइनस एफ एस बताएगा।
चूंकि हम h हाइट पर जब जाते हैं तो s ऑटोमेटिकली h में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइनस अपनी जगह रहेगा, m कैपिटल ले लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा और ये h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से वर्क डन निकल के आ गया माइनस mn, टोटल मास mn है तो माइनस mn gh, ये आ गया आंसर। जूल्स लिख देना इसके आगे, यूनिट लिखना जरूरी होती है तो जूल्स। तो इतना जूल्स जो है वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन है, एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर ओवर अ लेवल ट्रैक। ये देखिए लेवल ट्रैक की बात कर दी, तो जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो ट्रैक से टकराते हैं, तो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा यहां पर, मुझे बता सकता है कोई? आंसर करिए। कोई ट्रेन है वो किसी ट्रैक पे चल रही है, अब अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर चलेगी तो जो व्हील्स हैं उसके वो ट्रैक के कांटेक्ट में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है ना, ये जो ट्रेन के व्हील्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आएंगे। अब कांटेक्ट में अगर व्हील्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो फोर्स लग रहा है, तो ट्रेन कहां जा रही है? आगे की तरफ। चूंकि इन्होंने फोर्स को डिफाइन यहां पर सीधे सीधे नहीं किया है, इन्होंने बोला है कि एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर ओवर अ लेवल ट्रैक, कैलकुलेट द वर्क डन गिवन दैट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दे दिया है, गिवन दैट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो वर्क है वो काम कर रहा है यहां पर। लो अब तो बहुत ही मेंशन कर दिया उन्होंने। तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बॉडी के मूवमेंट के, लगता है कि नहीं लगता? टकराएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो यानी कि जो यहां पर फोर्स आने वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां mg की बात नहीं चल रही क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो फोर्स दिया है उन्होंने। तो क्लियरली जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन। आप ऐसे लिखो, पहले क्लियरली लिखो, लिखो जल्दी से लिखना है आपको। क्लियरली force and displacement, clearly force and displacement are in the opposite direction, are in the opposite direction because of friction. Force and displacement are in the opposite direction because of friction. फ्रिक्शन यहां पे हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर जो फोर्स आएगा वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। mg नहीं लगा रहे, अब सीधे सीधे फोर्स दे दिया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगेंस्ट द किसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं और क्या कहते हैं जी वगैरह की बात नहीं चल रही, तो फोर्स को नेगेटिव या पॉजिटिव सीधा सीधा आप ले लेंगे ड्यू टू द कंडीशन। तो इसलिए इस केस में रेजिस्टेंस फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव ले लेंगे। अगर पिछला क्वेश्चन आपकी नोटबुक इसमें नोट्स में अगर सॉल्व है तो उसमें माइनस नहीं लगा है, आप माइनस लगा लेना बेटा। पिछले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये माइनस ले लेना। नोट्स में अगर देख रहे हैं आप तो शायद उसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये माइनस का हो जाएगा न्यूटन में। और क्या क्या दिया हुआ है हमको जरा देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर का है, तो एस कितना है? तो एस कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। और किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाता है बेटा? 1000 मीटर। 1000 मीटर हो गया। देयरफॉर जो वर्क डन है वो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, माइनस की जगह -5 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये तो फोर्स ही है न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट है 1000 यानी कि 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। सीधे सीधे इसमें ऐड कर देंगे पावर को, तो -5 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल्स, ये आंसर आ जाएगा। -5 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल्स हो जाएगा। -5 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल्स आपका आंसर हो जाएगा। -5 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5 था क्या ये?
सिक्स्थ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 7th पर आ जाएंगे हम, तो ये 6th हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि मैन वेइंग 70 kg कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे इंपॉर्टेंट जरूर लगा दें, क्योंकि यहां थोड़ा कुछ सोचने के लिए है हमारे पास, ठीक है ना। तो एक आदमी है जिसका वजन जो है वो 70 किलो का है, लेकिन उसने वेट कैरी किया हुआ है 10 kg का। जो टोटल मास हो जाएगा बॉडी का वो कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा, राइट। तो आदमी का जो मास है वो 70 kg है और कैरी कर रहा है वो वेट 10 kg का। तो एक्चुअली ओवरऑल जो टोटल मास हो जाएगा बॉडी का वो कितना हो जाएगा, 80। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे टोटल मास जो हमें चाहिए यहां पर m, वो m इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 10 kg, 70 प्लस 10 kg यानी कि 80 kg। और kg में है तो कोई समस्या नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनो, कैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैरी करके ऊपर जा रहे हैं क्या। 100 मीटर हाई, मैन वेइंग कैरीज अ वेट ऑफ इतना ऑन द टॉप ऑफ द टावर। लेकिन ये नहीं बता रहे ना कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। मैन वेइंग 70 kg कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg ऑन द टॉप ऑफ द टावर। थोड़ा सा लाइन मेरे को मिसिंग लग रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर वर्क डन बाय द मैन। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। अब ये उसके टॉप पर है, तो मुझे लग रहा है ये टॉप से अगर नीचे आएगा तो फिर जाएगा। मेरे ख्याल में टॉप पर बैठा हुआ है और मूविंग टुवर्ड्स द डाउन आएगा। ये मैं आपको बताऊं, टॉप पर बैठा हुआ है। आप ऐसे कर लें क्वेश्चन को कि वेट ऑफ 10 kg, ऐसे लिखो, मैन वेइंग 70 kg कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg इज ऑन द टॉप, ऐसे लिखो, इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाई, इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। अब जब इज कर देंगे तो इसका मतलब वो पहले से हाई उस पर बैठा हुआ है, तो कहने का मतलब वो नीचे ही आएगा। सो देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मैन, देन फाइंड द वर्क डन अबाउट वर्क डन बाय द मैन। तो अब अंडरस्टूड है कि अगर वो पहले से ऊपर है तो वो नीचे ही आ रहा है बेटा वर्क डन करने के लिए, तो इसलिए वर्क डन बाय द मैन टू कम डाउन, ऐसा लिख लें आप, टोटल वर्क डन बाय द मैन टू कम डाउन, यानी कि नीचे आते समय या नीचे आने पर वो कितना वर्क डन करेगा। प्लीज इसमें क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लें। तो अ मैन इज सिटिंग, एक तरह से कहा जाए कि वो एक टॉप पर हाइट पर बैठा हुआ है और वहां से फिर वो नीचे आ रहा है, तो वर्क डन कितना होगा। अब आप बात समझ गए होगे मेरी। तो देखिए, सबसे पहले तो नो डाउट mgh की चर्चा यहां पर होनी चाहिए। तो mgh की चर्चा होनी चाहिए। यहां पर g जो है वो 10 लिया हुआ है, आप 9.8 भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो वर्क डन क्या होगा। सो देयरफॉर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियरली वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि h हाइट पे लेके नहीं जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, हमने ऐसा बोला है। तो जो वर्क डन है वो क्या हो गया बेटा, mgh वाला फॉर्मूला। तो m जो टोटल मास है, g और h में कन्वर्ट हो जाएगा। और h भी शायद यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया है h, 100 मीटर दिया हुआ है, h 100 मीटर है, तो ये भी लिख लो, h जो है वो 100 मीटर है। अब देखो जरा, मास कितना है 80, g को मैंने रख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में 10, और फिर हाइट कितनी दी गई है 100, क्योंकि सारे 0 0 में है ना, तो मैंने 10 ले लिया इसको g को। तो यहां ब्रैकेट में लिख देना कि g इज इक्वल टू हमने 10 लिया है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा टोटल, 80000, इतना वर्क डन आ जाएगा, 80,000 जूल्स वर्क डन। बताओ समझ में आ गई। h हाइट से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, को मेंशन किया है, तो हमने 10 रखकर आंसर निकाल लिया। मान लीजिए 10 नहीं दिया होता
तो हम जी की जगह क्या रखते, 9.8 रखते। तो जी को 10 रख लीजिए। अगर मान लीजिए जी 10 नहीं दिया होता तो हम क्या करते, 9.8 करते। यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शंस हैं जो मैंने करवाए हैं। करेक्शन वो ये कि मैन जो है इज ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट, वहां से वो नीचे आएगा तो वर्क डन कितना होगा ये बताइए। तो हम टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहे हैं तो विल टेक द पॉजिटिव वर्क, और जी इज इक्वल टू 10 दिया है। तो इस हिसाब से फिर 80,000 जूल्स हमारा आंसर आ गया। बोलो आ गई बात समझ में कि कोई समस्या है इसके अंदर? अगर समस्या है तो बता दो, डाउट नहीं करना। ठीक है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में जरूर कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ गया समझ में बच्चों को? तो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये 9 है, कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अ क्रेन पुल्स अप अ कार वेइंग, पुल्स अप, ध्यान रखना, पुल्स अप यानी ऊपर। अ क्रेन पुल्स अप अ कार वेइंग 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। क्रेन ऊपर खींच रही है कार को अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्रेन ऊपर खींच रही है कार को अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे। फाइंड द वर्क डन बाय क्रेन। तो क्रेन ने कितना वर्क किया ये हमें बताना है। तो जब भी हम h हाइट पर ले जाते हैं किसी चीज को, तो वर्क के केस में आपको पता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जब जाते हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं। तो सीधे सीधे पहले तो दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कार का मास कितना दिया हुआ है, जो कि 500 kg है। तो m हो गया 500 kg, 500 kg। g की बात कर लेते हैं, तो g तो 9.8 चलो रख ही लेंगे। फोर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर का, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर का, और जी 9.8 उन्होंने बोला है रखने के लिए, तो हम जी 9.8 रखेंगे। अब चूंकि क्रेन जो है पुल अप अ कार, यानी कार को ऊपर की तरफ खींच रही है, क्रेन कार को ऊपर की तरफ क्रेन खींच रही है। तो जब कार को वो ऊपर की तरफ क्रेन खींचेगी तो एक चीज और है बेटा कि जब इसमें पॉजिटिव ही आएगा आंसर। पूछो कैसे पॉजिटिव आएगा, मैं बताता हूं। सुनो सुनो सुनो, समझने वाली बात है। देखो जब कोई बॉडी फ्रीली ऊपर जा रही है, कोई बॉडी फ्रीली ऊपर जा रही है, तो उस बॉडी ने फोर्स लगाया तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहा। यहां पर जो बॉडी है वो क्रेन के द्वारा खींची जा रही है, और क्रेन के द्वारा जो पुलिंग फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ ही लग रहा है। यानी कि यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि फोर्स जो लगाया जा रहा है वो एग्जैक्टली फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, क्रेन के द्वारा लग रहा है। क्रेन इज पुलिंग अप अ कार, यानी कि फोर्स लगाने वाली बॉडी अलग है और कार जिसको ऊपर ले जाया जा रहा है वो अलग है। क्रेन जो फोर्स लगा रही है वो अलग है, और कार जिसको ऊपर ले जाया जा रहा है वो बॉडी अलग है। तो इसका मतलब इन्होंने मेंशन किया ना कि कार को कौन खींच रहा है, क्रेन। अब क्या होता अगर मान लीजिए हम कह देते कि एक कार है जो मूव कर रही है 100 मीटर की हाइट पर। तो जब कार 100 मीटर की हाइट पर मूव कर रही है, यानी कि बॉडी कौन है, कार। जब वो 100 मीटर की हाइट पर मूव कर रही है तो हम यहां पर जो फोर्स देखेंगे वो किसका देखेंगे, बताइए। तो फोर्स हम देखेंगे किसका, कार का। लेकिन यहां पर हम अगर देखें तो क्रेन जो है वो खींच रही है बॉडी को। तो अगर क्रेन बॉडी को खींच रही है ऊपर की तरफ और बॉडी भी जा रही है ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स जो लग रहा है यहां पर वो किसकी वजह से लगेगा, क्रेन की वजह से लगेगा। इसलिए हम यहां पर पॉजिटिव लेके चलेंगे बेटा। इसको क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो वर्क डन बाय क्रेन एफएस ले लीजिएगा। और अब हमारे बॉडी जो है वो कार है वो अलग है, तो mgh लग जाएगा। इसलिए मास हो जाएगा कितना, 500। g को 9.8 रखेंगे, और क्या लिया जा रहा है, ये हाइट 4 मीटर का। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आप जब कर दोगे तीनों का तो कितना आंसर आएगा, 449। नहीं यार ये मेरे ख्याल में गलत है, एक मिनट रुको जरा।
4900 इंटू 4, अच्छा वो किया नहीं है इन्होंने 4 का मल्टीप्लाई, अपन कर लेते हैं कितना आ रहा है 4 का मल्टीप्लाई करके पहले, फिर देखते हैं। 4 इंटू 5 20 हो जाएगा ना, तो 0 0 और इंटू 9.8, तो बेटा फाइनली कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 6 16, फिर 9 18 और 1 19, और एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 0 लगा दिए। तो अगर मैं रुक जाओ, ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेटा सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 को अलग कर देते हैं। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, और ये एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दिया और 3 0 और हैं, तो 1 2 3 ऐसा। अब फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 196। अब जब 196 हुआ तो एक 0 का मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 0 और लगा दो, जूल्स। ये आपका वर्क डन हो जाएगा। इसमें साफ साफ क्या था बेटा, पुलिंग अप क्रेन जो है वो पुल कर रही है, तो मेंशन कर देते हैं ना जब ये, तो उसको देखा जाए, जैसे उसमें फ्रिक्शन फोर्स को मेंशन किया था तो हमने वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया। इसमें क्रेन खींच रही है ऊपर बॉडी को, तो हमने क्रेन को मेंशन कर दिया। अगर मान लीजिए कोई कार जा रही होती किसी हाइट पर, तो फिर उसमें एक बॉडी कौन है, कार, उसी की बात चल रही है, वो हाइट पे जा रही है, तो फिर वो अलग सिचुएशन हो गई, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, ये ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, बेटा नोट करते जाना सभी, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a coolie carries a load of 50 kg on his head and walks on a level road। कुल मिला के सर पर कुछ भी रखा हो, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो ठीक है सब कुछ है के अर्थ पर है, सब कुछ है, 50 kg का मास दिया हुआ है, वॉक कहां कर रहा है, लेकिन वॉक कहां कर रहा है, तो वॉक कहां कर रहा है ये, इन दिस केस a coolie carries a load of 50 kg on his head and walks on a level road 100 meter long। what is the walk done by himself against gravity। अब ये अगेंस्ट ग्रेविटी बोल रहे हैं, बट हम चल तो रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। आपको ये एग्जांपल भी मैंने बताया, जब हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चलते हैं, कैरी करता है जो वेट, ठीक है कि नहीं, ये कैरी करता है वेट और डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायरेक्शन में, तो क्लियरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 आ जाएगा, ये मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था। तो अब आप इसमें लिख दें क्लियरली द एंगल बिटवीन, जल्दी लिखें, क्लियरली द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियरली द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, clearly the angle between the force and displacement is 90 degree, is 90 degree, is 90 degree, is 90 degree, therefore is 90 degree, therefore। एक मिनट, एक बच्चा कह रहे हैं सर पॉजिटिव क्यों लिया, बेटा मैंने इस बताया ना आपको, पॉजिटिव इसलिए लिया था क्योंकि वो क्रेन जो है पुलिंग अप अ कार, ऐसा लिखा हुआ है, अ क्रेन इज पुलिंग अप अ कार, यानी कि क्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो यानी फोर्स कौन लगा रही है, क्रेन। तो यहां ग्रेविटी की बात नहीं करी उन्होंने, मेंशन ही नहीं करा। अगर बोल देते कार इज मूविंग अप इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, वो केस अलग हो जाता। इन्होंने बोला कि क्रेन जो है वो अलग एक बॉडी है कार, और क्रेन अलग है, तो क्रेन कार को उठा रही है। तो पुल कौन कर रहा है, क्रेन। कहां पुल कर रहा है, ऊपर की तरफ। कार कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्रेन कहां खींच रही है, ऊपर, कार कहां जा रही है, ऊपर, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। आ गई बात समझ में सुहानी। तभी तो उन्होंने मेंशन करके दिया है कि क्रेन इज पुलिंग अप अ कार, क्रेन कार को पुल कर रही है ना,
तो इसलिए क्रेन जो वर्ड है वो अलग आ गया, बॉडी अलग हो गई, तो इसलिए जो फोर्स है वो क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जो फोर्स है वो पुलिंग फोर्स लग रहा है, और पुलिंग फोर्स यहां पे काम कर रहा है, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि पुलिंग फोर्स क्रेन के द्वारा काम कर रहा है। तो इसलिए हम ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे, मतलब ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है उसको इग्नोर करेंगे। इस वजह से हम जो है mgh में g पॉजिटिव ले लेंगे। बोलो आ गई बात समझ में? इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो कैरी कर रहा है लोड, मैंने आपको कई बार बताया कुली अगर कैरी करता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल उसमें मूव कर रहा है वो। अब इसमें ये मत बोलना कि सर लिखा हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, उसको मत सोचना। अगेंस्ट ग्रेविटी तो उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो चल रहा है, तो चलते समय तो वो थोड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट अपन फोर्स लगाते ही है ना, लेकिन उससे मतलब नहीं है। लोड कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, चल कहां रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इसलिए ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड पे हम चल रहे हैं। बेटा बिकॉज फोर्स इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी टुक द वैल्यू ऑफ जी, बिकॉज फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए mg लिया है, क्योंकि हम एक हाइट पर तो जा ही रहे हैं ना। अगर हम नीचे आते हैं तब भी तो हम g की वैल्यू लेते ही हैं, तो इसलिए वो mg तो लेते ही है क्योंकि एच हाइट पे जा रहे हैं, बस पॉजिटिव ले लिया है बिकॉज क्रेन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पे। अब फोर्स दिया होता तो फिर डायरेक्ट वो फोर्स ले लेते पॉजिटिव। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बेटा, कुली वाला? थोड़ा सा बता दें तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ बॉय ऑफ मास 55 kg रन्स अप 40 स्टेयर्स। अब जरा देखो ध्यान से, जो बॉडी है वो कहां चल रही, वो कौन है, बॉय, वही चल रहा है। रन्स अप 40 स्टेयर्स ईच मेजरिंग 0.15 मीटर हाई, मतलब हाइट जो उसकी दी गई है वो 1.05 दी गई है। अब वर्क डन बाय बॉय निकालना है, तो कहने का मतलब यहां वर्क डन अगर अपन निकालेंगे तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है, जो एक बॉय है, वो जा रहा है किसी हाइट पर, वही जा रहा है किसी हाइट पर, यानी कि उस पर अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, तो यहां हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आप निकाल लो टोटल मास क्या है, 55 तो बॉय का मास हो गया, और वो कोई वेट कैरी तो नहीं कर रहा है, नहीं कैरी कर रहा है, तो m आ जाएगा 55 kg। अब इसके बाद में रन्स अप 40 स्टेयर्स ईच मेजरिंग 0.5 मीटर हाई, एक्चुअली 40 स्टेयर्स हैं और कितना है 0.15 मीटर का एक स्टेयर का हाइट है, और टोटल कितनी है स्टेप्स 40 हैं, तो 40 स्टेयर्स को अगर वो कवर करेगा तो टोटल हाइट के लिए आपको पता ही है 0.15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो h जो टोटल हाइट आएगी वो 40 इंटू 0.15 आ जाएगा मीटर। इसका मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो अगर आप देखें ध्यान से कि मैं 0 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1.5 बन जाएगा, 1.5 इंटू 4 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो सीधे सीधे 6 मीटर आ गया, सीधे सीधे 6 मीटर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब मुझे निकालना है वर्क, तो वर्क निकालना है तो भाई W इज इक्वल टू mgh, यहां पे लगाऊंगा माइनस का लेके, तो ये कितना हो जाएगा माइनस mgh, और माइनस mgh में माइनस, और m कितना है 55, g कितना है 9.8 दिया है, कितना दिया है इन्होंने, क्या मेंशन किया है कुछ इन्होंने कि कितना रखना है, नहीं मेंशन किया हुआ है, तो बेटा एक काम करो 9.8 रख दो, नहीं मेंशन किया तो 9.8 रखेंगे, और इनटू h कितना आ गया था 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 8 48, ठीक है, 4 कैरी गया, 6 9 कितना हो गया 54, और 4 58 इंटू 55, एक्चुअली 10 ले लेते तो थोड़ा बेहतर आंसर आ जाता, जल्दी आंसर आ जाता, पर 9.8 लिया है तो 9.8 ही करना पड़ेगा। बेटा इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं करने को, या मैं ही कर दूं, 58.8 इंटू 55 करना है ना, तो 5 8 40, फिर 44, फिर 24, नहीं 29, 5 5 25 4 29, और फिर 0 4 9 2,
तो 0 4 13 9 to 11 1 12 और ये कितना हो जाएगा 3। तो 3 2 3 4 0 और पॉइंट लग जाएगा तो 3 2 3 4 आ रहा है यार आंसर। 3 2 3 4 आंसर आ रहा है, जरा चेक करना आप लोग। जूल्स यही आ रहा है मल्टीप्लाई करके 3 2 3 4 जूल्स यही आएगा। अरे बेटा जी मेंशन करा, अच्छा हो गया क्लियर सुहानी कि नहीं हुआ बेटा? उसमें क्या है, केवल और केवल क्रेन इज पुलिंग अप अ कार। तो पुलिंग अप अ कार यानी कि क्रेन पुल कर रहा है ना, तो पुलिंग फोर्स हम ले रहे हैं, इस वजह से मैंने उसको पॉजिटिव लिया है। समझो इस केस में अब देखो एक व्यक्ति है, बच्चा ऊपर भग रहा है, अब यहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं है, आदमी ऊपर जा रहा है, लड़का ऊपर जा रहा है, तो हमने लिया है नेगेटिव। तो -3 2 3 4 माइनस में जो है जूल्स आ जाएगा। ठीक है, समझे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं बेटा, ये समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। एक हॉर्स है वो पुल कर रहा है एक कार्ट को और फोर्स लगा रहा है 1000 न्यूटन का। एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मुझे बताओ फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो कार को पुल कर रहा है। अब देखो पुलिंग फोर्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट, तो क्लियर देखना पड़ता है कि फोर्स कौन लगा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है क्या? अगर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो फिर हम उस फोर्स को मेंशन करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो तो हर समय काम कर ही रहा है। लेकिन हालांकि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ तो ग्रेविटी की कोई बात नहीं है ना। तो हॉर्स जो है पुल कर रहा है कार्ट को, तो जिस डायरेक्शन में पुल करेगा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन और उसकी जो वो है वो सेम हो गई, यानी कि पॉजिटिव वर्क की कहानी चल रही है। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है तो उन्होंने बोल दिया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन गया है। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं क्या बताऊंगा यहां पे, फोर्स कितना है 1000 न्यूटन का। तो फोर्स हो गया बेटा 1000 न्यूटन, फोर्स हो गया 1000 न्यूटन, फोर्स हो गया 1000 न्यूटन। इसके बाद क्या कह रहे हैं? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन यानी कि थीटा लेते हैं, उस एंगल को आप भी जानते हैं, तो हेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कॉस थीटा यहां लगेगा। मैंने आपको बताया जब भी एंगल की वैल्यू दी जाती है एफ एस कॉस थीटा का लगता है, यह भी बताया है मैंने आपको। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 14.14 मीटर। 14.14 मीटर को खास तौर पे ध्यान से रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस हो जाएगा 14.14 मीटर। अब जरा ध्यान से देखो इसको, 14.14 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 1000 न्यूटन का फोर्स हो गया, एंगल बिटवीन देम 45 डिग्री हो गया। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको बताया है मैंने, जब थीटा दिया जाए तो एफ एस कॉस थीटा ले लो। अब देखिए फोर्स कितना है 1000 न्यूटन, 1 2 3 ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीटर में है तो कोई चेंज नहीं करना, तो 14.14 कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री यहां लगेगा। अब देखें थोड़ा सा इसको मैं क्या कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको पॉइंट को हटा लो। चलो अभी देखते हैं इसको, पहले आप 1000 को अलग रखो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज आ गई है, अभी आपको बताने वाला हूं। अभी आप पहले देखें बोर्ड पर फिर करना। देखिए cos 45 आपको याद करना पड़ेगा 1/√2 होता है। और अब यहां पर हम क्या करेंगे ना, √2 को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, आपको पता होगा। तो ये 1.414 समथिंग समथिंग मिलेगा यहां पे, तो इसलिए इसको उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे, 1 2 3 ये ऐसे ही रहने दो। अगर मैं इसको 14.14 की जगह कर दूं 1414, तो अपॉन 100 हो जाएगा, हो जाएगा। और इसकी बात अगर मैं करूं तो 1/1.414 होता है।
देख लो आप यहां से। अब इसके बाद इधर देखो जरा, तो W एक्चुअली कितना आ गया, ध्यान से देखना बेटा, 1000 अपनी जगह पर है, 1414 ले रहे हैं अपॉन 100, और आप इसके भी पॉइंट हटा दो तो एक काम करो, 1 2 3 जीरो ऊपर चले गए और ये हो जाएगा 1414। देखो कुछ अच्छा स्टैंडर्ड आंसर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने इसका पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाए, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो रेशलाइज वगैरह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कट रहा है यहां से, केवल ये कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो नहीं कट रहा होता तो फिर वही रेशलाइज करके आप सॉल्व करो जितना आ रहा है, लेकिन ये कट रहा है तो मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, इधर एक 1.414 होता है तो 3 जीरो ऊपर चले गए। अब यहां से क्या होगा बेटा, आसानी से ये कैंसिल हो गई वैल्यू पूरी, मेन ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। 100 से आप इसको 2 जीरो को कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचेगा, 10,000 वर्क जूल्स आ जाएगा आंसर। 1 2 3 4 जूल्स, तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। 10,000 जूल्स आपका आंसर है। बोलो आ गई बात समझ में? 10,000 जूल्स आपका आंसर है। नोट कर लें इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करें बेटा सारे न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ जाऊं, एक बार सभी लोग लिख दो वापस से, सर अंडरस्टूड। थोड़ा सा बेटा ऊर्जा मिलती है, थोड़ा ऊर्जा मिलती है हमको ऐसा देखकर सुनकर, तो प्लीज एक बार लिख दो यहां तक आप लोग सब लोग के अंडरस्टूड सर। तो यहां तक जितनी भी चीजें पढ़ाई वो क्लियर हो गई हैं आपको, थोड़ा सा फिर उससे क्लैरिटी मिलेगी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नोटेड, बोलो जल्दी से। कृतिका कह रही है सर 1/√2 क्यों लिया? अरे बेटा cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लिखवाइए, ये लिख रहा हूं यहां ब्रैकेट में, बिकॉज cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, इसलिए मैंने इसको 1/√2 लिखा। आपको याद करना है ना, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 180 -1। ये टेबल लिखवाई है, टेबल बनवाई थी पूरी, उसमें ये वैल्यूज लिखवाई हैं, आप देखो ध्यान से। तो इसलिए cos 45 1/√2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। What is the work done by force gravity? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर लो। What is the work done by force of gravity? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। ये देखो जरा याद करो, मूविंग अराउंड द अर्थ, जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या माना जाएगा? तो बेटा मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई सर्कुलर मोशन करते हैं किसी पॉइंट या किसी बॉडी के चारों तरफ, तो आपको वर्क डन निकालते समय जो फोर्स लेते हैं हम लोग, वो एक टेंजेंट बनाता है और 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो स्टोन वाला एग्जांपल याद है, एक पत्थर को घुमाते हैं अपन, तो ऐसे सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ में जो डायरेक्शन का वो होता है एंगल, वो 90 डिग्री बनता है। जब इस तरह से चारों तरफ कोई मोशन करता है, तो मैंने आपको बताया था ये इस तरह से टेंजेंट फोर्स काम करता है, ये 90 डिग्री का। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में भी आपको जब वर्क डन निकालना है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, सुनते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन सैटेलाइट मूव्स द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर पाथ। बिल्कुल सही बात है। सिंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैटेलाइट, देयरफॉर वर्क डन इज 0। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो काम करेगी वो अपनी तरफ खींचेगी इनको, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फोर्स हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सैटेलाइट ऐसे जाएंगी, तो सैटेलाइट ऐसे घूमती हुई जाएंगी, तो टेंजेंट बनाएंगी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ। एक आप कहोगे सर आगे जाके तो गोल घूमती है, अरे गोल तो घूमती हैं, लेकिन एक जो
बिल्कुल थोड़े समय के लिए जब हम एंगल बनाने की बात करेंगे, थोड़े समय के लिए जब हम एंगल बनाने की बात करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, क्योंकि टेंजेंट बन जाता है उस सर्कुलर मोशन में। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आती है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आता है वो एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। इस वजह से जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं कि अ फोर्स 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लो भैया 10 न्यूटन का तो फोर्स हो गया, तो फोर्स कितना हो गया बेटा 10 न्यूटन, फोर्स हो गया 10 न्यूटन का। एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, ध्यान रखना थीटा दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री है। विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसेस अ बॉडी, कुल मिला के पॉजिटिव वर्क की बात चल रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। along the surface of the floor, along the surface of the floor, find the work done। जब थीटा की वैल्यू मेंशन कर दी है तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो थीटा दिया जा रहा है बेटा उसके अकॉर्डिंगली आंसर आता है, ये ध्यान रखना। माइनस वगैरह हम तब लेते हैं जब 180 डिग्री के एंगल की सिचुएशन बनती है, लेकिन जब थीटा ही दे दिया तो उस केस में आपको माइनस प्लस में नहीं सोचना, थीटा के साथ में उस पर्टिकुलर एंगल के साथ में जो है हमें लेना पड़ता है। तो इसलिए जब वर्क डन यहां हम निकालेंगे तो वर्क डन कितना होगा, थीटा जो 60 डिग्री दिया हुआ है उसके साथ में वर्क डन निकलेगा एफ एस कॉस थीटा, तो ये एफ एस कॉस थीटा लगा दो जल्दी से। अब कुछ देखना ही नहीं है, जब थीटा मेंशन कर दिया तो फिर इसी के हिसाब से ही आंसर आता है, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए जरा, एफ कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का, कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री कॉस में वैल्यू आपको बता देता हूं 1/2 होती है, ये टेबल में लिखवाया है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, तो 10 जूल्स आपका आंसर आ गया, 10 जूल्स आपका आंसर आ गया, 10 जूल्स आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके न्यूमेरिकल समाप्त हो गए बेस्ड ऑन वर्क, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, डन, समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या समस्या रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट में मैं आपको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क बता रहा हूं, वो समझ लीजिए फटाफट से। जो टॉपिक छोटा सा है वो रह गया था, उसमें जो काम की एक बात है बस वही समझानी है, कुछ पार्ट उसका हमें हटा देना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें सबको, आगे बढ़ जाऊं। डन बेटा, सभी लोग लिख दो पहले यहां पर एक बार अंडरस्टूड, जिससे कि ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट समाप्त हो जाए हमारा। तो ये सारा न्यूमेरिकल समाप्त हो गया है वर्क डन से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देता हूं जल्दी से ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, इसका क्या मतलब है बेटा। जब थ्योरी में आएगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क तभी इसकी जरूरत पड़नी है। अब ग्रेविटेशनल यूनिट में कुल मिलाकर हम बेसिकली जो बॉडी का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो वो बनता है वेट, उसको मेंशन करके बताते हैं कि क्या वर्क की यूनिट आएगी। तो बेसिकली एक यूनिट है वो हमें निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है वो बताना है आपको। तो देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क का मतलब हो जाएगा mg की बात हम करेंगे। सीजीएस सिस्टम में ये ग्राम वेट सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है, ग्राम वेट सेंटीमीटर इन सीजीएस। मतलब ये है वर्क इज सेड टू हैव ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इफ अ यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ अ यूनिट लगा दो बेटा, उसमें केवल यूनिट लिखा है, इफ अ यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन में, यानी कि 1 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, सीधी सी बात यह है, और उसी डायरेक्शन में 1 मीटर का क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स में 1 मीटर का जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें हम ग्राम वेट सेंटीमीटर इसका यूनिट ले लेते हैं। ग्राम वेट का बेसिकली मतलब mg से निकाला गया है और कुछ नहीं है। तो फोर्स जो mg होता है उसमें m को इन्होंने यहाँ ग्राम ले लिया
और जो जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता है वो वेट को डिफाइन करता है, इसलिए ग्राम वेट लिख देते हैं, क्योंकि वेट बता देते हैं जब जी आ जाता है। और सेंटीमीटर, चूंकि वर्क के फॉर्मूले में एच mgh ले लो या mgs ले लो तो आता है ना सेंटीमीटर, तो वो आगे सेंटीमीटर, तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क जो होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क जब हम निकालते हैं तो बेसिकली आप ये मान लें कि mg और h या s जो भी डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में उसके थ्रू जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने ग्राम ले लिया, g के लिए हमने वेट डिफाइन कर दिया, और ये सेंटीमीटर फॉर डिस्प्लेसमेंट ये आ जाता है। तो इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इस हिसाब से ग्राम वेट सेंटीमीटर आ जाती है। अब ग्राम वेट सेंटीमीटर में होता क्या है, तो आप जानते हैं कि जो ग्राम वेट में जी होता है वो 9.8 होता है कि नहीं होता, 9.8 हम लेते हैं उसको। और अगर मैं दूसरा वो निकालना चाहूं क्या, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग्स लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। वो 980 अर्ग्स इसलिए आ गया है क्योंकि वो ग्राम वेट को उन्होंने ओवरऑल किस में चेंज कर दिया है बेटा, डाइंस में चेंज कर दिया है। किस में चेंज कर दिया है, डाइंस में चेंज कर दिया है। तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 ग्राम वेट जो होता है, 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू होता है 980 डाइंस। ये याद कर लो जल्दी से, 980 डाइंस। और इसी तरह से 1 किलोग्राम वेट जो होता है, 1 किलोग्राम वेट वो 9.8 न्यूटन होता है, वो 9.8 न्यूटन होता है, यानी कि न्यूटन में ये 9.8 होता है। और सीजीएस सिस्टम में वो फोर्स जो का जो यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, वो 980 डाइंस हो जाती है। तो इसीलिए जब मैं इसी फोर्स की यूनिट में, ये फोर्स है, अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं 1 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्स डाइंस की यूनिट, जो फोर्स होता है वो डाइंस में ले लिया और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में ले लिया, तो ये डाइंस सेंटीमीटर बन गया, जिसको हम कहते हैं अर्ग्स, यानी कि 980 अर्ग्स आ गया। ये इतना भी वैसे एक्सप्लेन करने को आता नहीं है, ये बहुत आगे की बातें हैं, आपको तो बस इतना याद रखना है 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइंस इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये बन जाता है, ये 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर भी लिखना पड़ेगा, मैंने पहले फोर्स को डिफाइन किया है। तो ये 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर का मतलब होता है, 1 ग्राम वेट मतलब 980 डाइंस, और सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर है तो अर्ग्स बन गया। अब इसी को 1 ग्राम वेट मीटर में अगर मैं लेता हूं, क्योंकि सीजीएस की जगह अब एमकेएस यूनिट ले रहे हैं, तो अगर मैं इसको मीटर में लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, 1 किलोग्राम वेट मीटर, ये वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट हो गई 1 किलोग्राम वेट। ठीक है, याद रखना, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की बात चल रही है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क निकाल रहे हैं हम। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क 980 अर्ग्स हो जाती है सीजीएस में, और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क अगर एमकेएस में निकालेंगे, एसआई सिस्टम में निकालेंगे, तो 1 किलोग्राम वेट मीटर होता है बेटा। और 1 किलोग्राम वेट ये पूरा ये फोर्स का काम कर रहा है, तो 1 किलोग्राम वेट जो फोर्स है वो 9.8 न्यूटन हो जाता है। न्यूटन में तो 9.8 ही लेंगे, तो 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर बचा, इंटू 1 मीटर, तो 9.8 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और 9.8 न्यूटन मीटर क्या चीज होती है, जूल्स, तो 9.8 जूल्स हो गया। तो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क आपसे पूछी जाए तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि सीजीएस में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क होती है 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर, जिसका मतलब 980 अर्ग्स होता है। और अगर एमकेएस में पूछेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस बताओ, तो वो फिर हम बताते हैं 1 किलोग्राम वेट मीटर, जिसका मतलब 9.8 जूल्स होता है। तो ये कितनी हो गई, सीजीएस सिस्टम में हो गई बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, और ये एमकेएस सिस्टम में होगी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। अगर पूछें तो बस इस तरह से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, सीजीएस में 980 अर्ग्स आ जाएगा, एमकेएस में 9.8 जूल्स आ जाएगा। अब इसी में सीजीएस और इसमें दोनों में इन्होंने डिफाइन भी कर दिया है। इसका मतलब इन्होंने लिखा हुआ है, दस 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन।
और इसी तरह से एसआई में कहेंगे तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क एसआई की मानी जाती है इफ वर्क जो हो रहा है विद द फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट फोर्स अप्लाई किया जाए किसी बॉडी पर एंड डिस्प्लेसेस अ बॉडी 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, तो फिर वो सीजीएस में आ जाता है। तो 1 किलोग्राम वेट ऑफ वर्क इज डन व्हेन फोर्स 1 किलोग्राम वेट displaces a body through 1 meter in its direction, in its own direction। ये याद करना है आपको, कहने का मतलब ये है इसका कि 1 किलोग्राम वेट फोर्स लेते हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, तो हम उसको क्या बोलते हैं 9.8 जूल्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क बोलते हैं। इसी तरह से 1 ग्राम वेट फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी 1 सेंटीमीटर देन वर्क डन इज इक्वल टू 980 अर्ग्स। ये ध्यान रखना है। ये आपका समाप्त हो गया बेटा वर्क। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो बेस्ड है एनर्जी पर, जो कि हम करेंगे डिस्कशन अगले क्लास में। आज हम लोग इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं क्योंकि ये आपका वर्क वाला पार्ट इसमें समाप्त हो गया। अब हमें एनर्जी पर बात करनी है। इसके अलावा मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बात यह है कि सोशल स्टडी की क्लास जो है वो बेटा संडे मंडे को ही लगेगी। अगर सिलेबस रिगार्डिंग कोई बात है तो प्लीज आप मैडम से उस पर चर्चा कर लें। कुछ बच्चों को लग रहा था सर सिलेबस में क्या रह गया क्या नहीं रह गया, तो बेटा वो आप मैडम से चर्चा कर लें, ठीक है कि नहीं। उनको बता दें कि ऐसे ऐसे हमारे पेपर होंगे मैडम, ये रह गया है, तो उस हिसाब से वो पढ़ा दें। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बोला है बेटा कि आप सभी लोगों को फीस अपना कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। उस बात को कुछ बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको सीरियसली ले लें बेटा, क्योंकि रोज रोज इस पे चर्चा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। तो आपकी तरफ से वो एफर्ट आना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि अब कंप्लीट करनी है फीस आपको कुल मिला के जो भी रिमेनिंग आपका रह गया है। कोई भी बच्चा है, नया बच्चा है पुराना बच्चा है, कोई भी हो, ये ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात है, उसका भी जवाब दे दें। मुझे बता दें कि आपके वो सिलेबस से क्या ये साउंड चैप्टर हट चुका है? साउंड चैप्टर जो है वो सिलेबस में नहीं है अब। साउंड सिलेबस में है या नहीं है? साउंड चैप्टर जहां तक मेरा आइडिया है हट गया है ये सिलेबस से। अगर साउंड चैप्टर हट गया है तो फिर इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स बचेगा। साउंड इज इन योर सिलेबस और साउंड इज रिमूव्ड। चैप्टर साउंड रिमूव्ड है। चैप्टर साउंड रिमूव हो गया है क्या? सभी लोग मुझे बता दें लिखकर एक बार कि यस सर इट इज रिमूव्ड, चैप्टर साउंड इज रिमूव्ड। साउंड इज रिमूव्ड और नॉट? रिमूव हो गया है साउंड चैप्टर। जहां तक